अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी, जहां हम लोग लिटरेचर के ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि इस टाइम बीएस में करवाए जा रहे हैं। और इसका पर्पस यही है कि अगर कोई टॉपिक आप क्लास में नहीं कवर कर पाए तो वो आप मेरी वीडियोस के थ्रू आसानी से समझ लें। आज का जो वीडियो है ये एज ऑफ पोप पे है, यानी 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज को हम कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि ऑगस्टन एज क्या है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और उसे ऑगस्टन एज कहा क्यों जाता है ये मैंने उसमें बताया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने ऑगस्टन एज को आगे से हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ जॉनसन। उनमें से एज ऑफ ड्राइडन पहले कवर हो चुकी है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एज ऑफ जॉनसन है वो हम एज ऑफ पोप के बाद करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इसकी पोइट्री कि इसमें कैसी पोइट्री प्रोड्यूस हुई, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स और इसमें कैसी प्रोज प्रोड्यूस हुई ये देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। अब इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑगस्टन एज जो कि स्टार्ट हो रही है 1700 से 1798 तक, इसने 18th सेंचुरी को कवर किया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको फर्दर 3 एजेस में डिवाइड किया गया है, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ जॉनसन। ड्राइडन को मैं पहले ही कम्प्लीटली डिस्कस कर चुकी हूँ, आज हम लोग एज ऑफ पोप को करेंगे। अब सबसे पहले इसमें एज ऑफ पोप की पोइट्री देख लेते हैं कि वो कैसी थी। पोइट्री ऑफ द एज ऑफ पोप। अब इस एज की ना पोइट्री को डोमिनेट किया था क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में। क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जो कि हम लोगों के पास 1660 में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस एज को ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। अब ये लोग क्या होते थे, इसमें पोइट्स क्या करते थे, ये लोग मीटर को और राइम को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, हीरोइक कपलेट्स यूज़ किया करते थे। उसके अलावा ये लोग जो रोम की क्लासिकल एज थी, किंग ऑगस्टस की एज थी, उसके राइटर्स को ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, जैसे होमर हो गया, होरेस हो गया, वर्जिल हो गया। इसके बाद जो रेस्टोरेशन एज में ना एक प्रोफ्लिगेसी और फ्रेवोलिटी थी, मतलब ना वेस्टफुलनेस थी और लैक ऑफ सीरियसनेस थी, उसके बहुत अगेंस्ट थे ये लोग उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते थे। और ये लोग ना जो मतलब बेसिक डिसेंसीज हैं लाइफ की, उस पर इंसिस्ट करते थे, उसको फॉलो करते थे। ये लोग अपनी खुद की लाइफ में वो चीज़ें लाना चाहते थे। और फैंटेसिज्म और इमेजिनेशन, इन सारी चीज़ों से ये लोग बहुत ज़्यादा दूर थे। और एक जो प्योरिटन्स के अंदर रिलीजियस डील था, उससे भी ये लोग दूर थे, मतलब ये लोग इतने रिलीजियस लोग नहीं थे। और ये लोग ना इमोशनल और मॉरल एक्सेसेस से ज़रा दूर रहते थे। दे इंसिस्टेड अपॉन द रोल ऑफ इंटेलिजेंस। अब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इस टाइम पे ना ये लोग जो मतलब ना जो ये लोग जो पर्सनल इंटेलिजेंस होती है, हर एक इंसान की जो पर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि आपको जो चीज़ ठीक लगे आप वो करो, आपको जो रास्ता बेहतर लगता है आप वो चूज़ करो। ये लोग उस चीज़ पर बिलीव करते थे कि आपकी जो पर्सनल थॉट्स हैं उनको फॉलो किया जाए। लेकिन ये पोइट्री के मामले में उस चीज़ से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे कि ये लोग पोइट्री के मामले में ना बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल थे, मतलब कहते थे कि जो एक स्टैंडर्ड स्टाइल है उसी को फॉलो किया जाए। पोइट्री वॉज डिडैक्टिक एंड स्टायरिकल। अब ये लोग स्टाइल्स भी लिखा करते थे, इनकी पोइट्री में ना बहुत ज़्यादा मतलब टीचिंग्स होती थी, दूसरों को सिखाते थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, स्पेशली इस एज में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को। और ना जो क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की कि फैंटेसिज्म से ये लोग बहुत दूर थे। अब फैंटेसिज्म, इमेजिनेशन, उन चीज़ों में ना काफ़ी हद तक नेचर आ जाती है, तो ये लोग उससे बहुत दूर थे। ये लोग ज़्यादा ना टाउन्स में और कल्चरल सोसाइटी, क्योंकि उस टाइम पे और ज़्यादा ना न्यू चीज़ें मर्ज हो रही थी, तो ये लोग उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब जैसे मैंने कर दिए बात कि अम्बलर स्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं, विलेज हो गया, शेफर्ड्स की लाइफ हो गई, नेचर हो गई, उन चीज़ों से ये दूर थे। और ये लोग ज़्यादा टाउन्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में लिखा करते थे। मतलब लंदन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वर्क्स लिखे गए थे, सिटीज़ के ऊपर।
और ये लोग मिडिल और एलिजाबेथन एज के पोइट्स से भी दूर थे, क्योंकि उन लोगों में भी इमेजिनेशन और फैंटेसिज्म थी। वो लोग भी नेचर के बारे में लिखा करते थे। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस होता था पोइट्री के अंदर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, उसको किस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट होती थी। जैसे मैंने कहा है कि बहुत कन्वेंशनल हो गए थे, स्टैंडर्ड स्टाइल्स को फॉलो किया जाए, भले ही आपका सब्सटेंस जो भी, आपकी फॉर्म प्योर होनी चाहिए। बहुत ही आर्टिफिशियल और कन्वेंशनल स्टाइल इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये था कि ये लोग क्लोज्ड कपलेट्स यूज़ किया करते थे अपने वर्क्स के अंदर। अब क्लोज्ड कपलेट क्या होता है? ये ऐसे राइमिंग वर्सेस होती हैं जो कि दो सेपरेट वर्सेस होती हैं, दोनों एक एक सेंटेंस होती है। एक सेंटेंस के अंदर एक थॉट कंप्लीट हो जाती है और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट पे अगर हम ओपन कपलेट की बात करें, ओपन कपलेट, तो वो ऐसे कपलेट्स होते हैं जो कि राइम तो कर रहे हों लेकिन पहले वर्स में जो थॉट होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो एंड नहीं होती, बल्कि वो दूसरी लाइन में जा रही होती है। इसके बाद इनकी अब जितने भी हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स इस पोइट्री के डिस्कस किए हैं उन सब की वजह से क्या हो रहा था कि इस टाइम की पोइट्री ना बहुत ही मोनोटनस हो रही थी। यानी कि एक तो ना वैरायटी नहीं थी, वैरायटी ख़त्म हो गई थी इसमें, और उस वजह से क्या था कि इंटरेस्ट लोगों को नहीं ज़्यादा डेवलप हो रहा था, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही थी ये वाली पोइट्री। फिर भी इसमें हमारे पास काफ़ी सारे पोइट्स के नाम हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस की है इस टाइम पे भी। अब ओरिजिनलिटी डिस्करेज्ड की गई बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो कहते थे कि कन्वेंशनल थे ना, कि बिल्कुल ही जो एक स्टैंडर्ड स्टाइल है उसको फॉलो करें और अपनी कोई भी ओरिजिनल चीज़ ना दें, तो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई इस टाइम। उसके बाद जो पोइट्री थी रियल लाइफ से, कि ओरिजिनलिटी नहीं थी, तो जो पोइट्री का एक टच होता है रियल लाइफ से वो भी ख़त्म हो गया था। और प्लेन सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करते थे जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट और ना मतलब एग्जैक्टनेस होती थी, बिल्कुल सिंपल लाइंस होती थी। जो पॉइंट होता था जो भी पोइट्री के अंदर उसको इतना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता था, काफ़ी क्लियर होता था। अब इन सारी बातों की वजह से क्या हुआ कि जो सजेस्टिवनेस की क्वालिटी होती है लिटरेचर के अंदर वो इस पोइट्री में ख़त्म हो गई। सजेस्टिवनेस क्या, ये क्वालिटी क्या करती है कि ना लोगों को, जो रीडर्स होते हैं उनको एक स्पिरिचुअल इफेक्ट देती है, वो चीज़ इस पोइट्री के अंदर ख़त्म हो गई थी। अब ये तो हो गए इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इस एज के मेन पोइट्स की तरफ जाते हैं। सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम जिसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया एज को वो था अलेक्जेंडर पोप। अब अलेक्जेंडर पोप जो थे इनको प्रोफेसर ईटन ने कहा है प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म, लेकिन ख़ुद को ये क्या कहते थे, अपनी लाइफ को क्या कहते थे, अ लॉन्ग डिजीज़। अब इसकी बड़ी मतलब वजह थी एक कि ना ये इनकी हाइट बहुत कम थी। उसके बाद इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो भी बेंड हुई हुई थी जिसको हम कुप कहते हैं। उसके बाद इन्हें एस्थमा था, बहुत ही बुरे हेडेक्स रहते थे इन्हें, तो ना ये अपनी लाइफ को खुद लॉन्ग डिजीज़ कहा करते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि बजाय ये कि लोग इनकी लाइफ को कुछ कहें या इनको अगलीनेस की वजह से याद करें, लोग इनको ना एक परफेक्ट लिटरेरी फिगर माना करते थे। अब इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ही इन्होंने ना लिटरेचर पे एक बहुत ही परमानेंट मार्क छोड़ दिया था। लोग इनको बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज्ड करते थे। अब इनका जो फर्स्ट वर्क था वो था, इन्होंने 23 जब साल के थे ये तब लिखा था, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1711 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद इनका बहुत फेमस वर्क द रेप ऑफ टाइलॉक। फिर इन्होंने ना साथ ये हीरोइक कपलेट्स में लिखा करते थे। अब इससे पहले अगर हम देखते हैं हीरोइक कपलेट्स चौसर भी इसी पे लिखा करते थे। ये क्लोज्ड कपलेट्स होते हैं जो कि ना राइम कर रहे होते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर में। उसके बाद इन्होंने ना टाइम के साथ साथ अपने वर्क्स के साथ साथ अपने हीरोइक कपलेट्स को परफेक्ट किया था। इन्होंने होमर की इलियड एंड ओडेसी भी ट्रांसलेट की। उसके बाद इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस सटायर लिखी थी, द डंसियड। अब ये क्या करते थे ना, ये भी अपने वर्क्स को यूज़ करते थे अपने एनिमीज़ को टारगेट करने के लिए। उनके ऊपर ना इंसल्टिंग कपलेट्स लिखा करते थे, बहुत ही क्रूल किस्म के, और इस वर्क में भी इन्होंने इस तरह के बहुत सारी लाइंस लिखी हैं। उसके बाद इनका वर्क आया, इनकी पोएम आई द एसे ऑन मैन, और इसके अलावा इनकी कुछ और सटायर्स हैं जिनमें इमिटेशंस ऑफ हॉरस एंड इनकी एपिसल्स हैं। ये भी इनके एनिमीज़ पे ही अटैक था।
हम लोग देखते हैं ना अगर इस एज की पोइट्री को, तो ये वो टाइम था जब पोइट्री को ना, लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा ना पॉलिटिकल चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था लोगों ने। अपने एनिमीज़ को हिट करना, सटायर्स लिखना, पम्फलेट्स वगैरह लिखना, तो ये चीज़ें बहुत हो गई थी इस एज में। और यही एक वजह है कि प्रोज भी काफ़ी फेमस हो गई थी इस एज तक। और अलेक्जेंडर पोप को मास्टर ऑफ एपिग्रामेटिक स्टाइल माना जाता है। अब ये एपिग्रामेटिक स्टाइल क्या होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। ये बहुत ही बड़े बड़े किस्म की थॉट्स को छोटी छोटी लाइंस में आराम से ना डिफ़ाइन कर दिया करते थे, आराम से एक्सप्लेन कर दिया करते थे। और इनकी ऐसी बहुत सी लाइंस हैं जिनको प्रोवर्बियल सेइंग्स भी आजकल बनाया हुआ लोगों ने। इसके बाद हमारे पास नाम आता है मैथ्यू प्रायर का। मैथ्यू प्रायर, अब ये क्या थे, ये भी मतलब एक पॉलिटिशियन थे, डिप्लोमेट थे और बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन थे। इनको ट्रू ह्यूमनिस्ट माना जाता है। इनके जो वर्क्स होते थे, इनमें ऐसे वर्क्स होते थे कि एक टाइम में लोग रोते थे, दूसरे टाइम में लोग हंसना शुरू कर देते थे, मतलब दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते थे ये। इन्होंने अब 2 लॉन्ग पोइम्स लिखी हैं जिनकी बहुत फेमस हुई थी। फर्स्ट है सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड और सेकंड है द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। इसके बाद जो नाम आता है हमारे पास वो है जॉन गे का। अब जॉन गे ही वॉज द मास्टर ऑफ विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूरल सीन्स। मतलब अगर आप इनके वर्क्स को पढ़ते हो ना, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट माइंड में इमेजेस आती हैं रूरल सीन्स की और ना टाउन्स की। जैसे हमने पहले बात की है कि लोग टाउन्स के बारे में लिखा करते थे इस एज में। इनके वर्क्स में ह्यूमर होता था बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा ना टेम्पर होता था, बहुत ही रिफ्रेशिंग होते थे इनके वर्क्स। अब इनके फेमस वर्क्स में इनका रूरल स्पोर्ट्स, द आर्ट ऑफ वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, जैसे हमने बात की कि लंदन के बारे में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लंदन उस टाइम पे बहुत ही मेन सिटी थी, तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने वर्क्स लिखे थे। जॉन गे के बाद कुछ और पोइट्स हैं जिनको ना जो हैं तो इसी एज के, लेकिन उनके अंदर एक रोमांटिक स्पिरिट है। मतलब इनको खुद भी नहीं पता था कि ये लोग ना नेचर को, एक्सटर्नल नेचर को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, पर ये प्योरली ना ये रोमांटिक एज में आते हैं। बस ये इस एज में थे, बट ये रोमांटिक स्पिरिट में आते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट नाम है एडवर्ड यंग का, देन थॉमस पार्नेल एंड पे लेडी विंचेल्सी। अब ये लेडी विंचेल्सी सबसे फेमस है इनमें। ये फॉलोवर थी पोप की, लेकिन ना इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी जेन्युइन, बहुत ही सिंसियर और जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई थी नेचर के लिए, मतलब बाकी जो उस एज के पोइट्स थे उनके मुकाबले। इनके फेमस वर्क्स में थे नॉक्टर्नल रेवरी, और इनको ना रोमांटिक एज की जो पोइट्री थी उसका पियोनियर भी माना जाता है। ये तो हो गई पोइट्स की बात। अब हम देख लेते हैं इस एज की प्रोज कैसी थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस एज में हमारे पास फर्स्ट टाइम इंग्लिश नॉवल इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर इसके प्रोज राइटर्स देखें तो वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 4 नाम डिस्कस करूँगी। बाकी के जो हैं वो प्योरली नॉवल राइटर्स थे, उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, उनको एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट नाम जो आता है प्रोज राइटर्स में डैनियल डेफो का है। देन हमारे पास आते हैं जॉनथन स्विफ्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। अब ये जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील जो थे ये कोलैबोरेशंस में वर्क प्रोड्यूस करते थे। अब इन चारों को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले आगे डैनियल डेफो। अब डैनियल डेफो ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। ये एक ना जर्नलिस्ट थे लिटरेरी, और इन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट में सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लिटरेरी, जो भी एक्टिव इश्यूज वगैरह होते थे ना, ये उनके ऊपर लिखा करते थे। इन्होंने तकरीबन 250 पब्लिकेशंस दी हैं हमें, जो कि ज़्यादातर ना फिक्शंस होती थी। अब ये बहुत ज़्यादा ना, इनको जो लोग मर जाते थे, मतलब जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ होती थी उनकी लाइफ के ऊपर लिखना इन्हें बहुत पसंद था। बाकी एडवेंचर्स वगैरह और ना क्रिमिनल केसेस हो गए, मतलब जो भी एक्टिव इश्यूज होते थे ना, जो चीज़ें उस टाइम पे होती थी पॉपुलर, उन चीज़ों के ऊपर लिखने का इनको भी बहुत ज़्यादा शौक था। इन्होंने जब ये तकरीबन 60 एट हिज एज ऑफ 60 इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस नावल है। हमारे पास इसको कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नावल। रॉबिन्सन क्रूसो एडवेंचर्स हैं ये, जिसमें एक बंदा काफ़ी साल एक आइलैंड के ऊपर गुजारता है, उसके एडवेंचर्स हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये फेमस पीपल जो कि ना
कुछ ही वक्त हुआ हो जिन्हें मरे हुए, उनके बारे में लिखा करते थे। एडवेंचर्स और ना क्रिमिनल एक्ट्स के ऊपर लिखा करते थे। इसके बाद हमारे पास नाम आ जाता है जोनाथन स्विफ्ट का। अब इनको इनकी एज का सबसे ज़्यादा पावरफुल और ओरिजिनल जीनियस माना जाता है। इनके वर्क्स के अंदर ना हमें पेसिमिज्म नज़र आता है, ये बहुत पेसिमिस्टिक थे और कुछ लाइफ के इस तरह से ना बार बार रिपीट होने वाले फेलियर्स थे और इनके कुछ रेडिकल डिसऑर्डर्स थे इनके सिस्टम में, जिस वजह से इनकी पर्सनालिटी बहुत ही सख्त हो गई थी, बहुत ही बिटर सी, मेलनकली मतलब एवरलास्टिंग सैडनेस इनकी ना करेक्टर के अंदर नज़र आती होती थी हमें। लेकिन इनको भी बड़ा मज़ा आता होता था लिखने में, स्पेशली अपने जो इनके ओपोनेंट्स होते थे ना उनके बारे में लिखने में इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इन्होंने इस तरह की लाइंस लिखी अपने वर्क्स के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ों को अपने इनके ओपोनेंट्स की लाइफ तक को डिस्टर्ब करती थी। इन्होंने स्टाइल्स और आयरनीज लिखी हैं। जैसे मैंने बताया, ये टाइम ही ऐसा था कि लोगों ने लिटरेचर को ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था और यही एक वजह थी कि प्रोज इस टाइम पे बहुत ऊपर आ गई थी, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो कि पोइट्री के थ्रू प्रॉपरली नहीं दे सकते थे, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने मटेरियलिस्टिक व्यूज़ दिखाए थे अपने लाइफ के, अपने वर्क्स के अंदर। और इनका सबसे फेमस वर्क और इस एज के भी सबसे फेमस वर्क्स में से एक वर्क गुलिवर्स ट्रैवल था। ये चिल्ड्रन लिटरेचर में होता है, कंसिडर किया जाता है, लेकिन ना इसके अंदर इन्होंने लाइफ का एक मटेरियलिस्टिक व्यू दिखाया था और ये एक एलेगरी थी जिसमें बहुत ज़्यादा हिडन मीनिंग्स थे। उस टाइम पे लोगों की लाइफ के अंदर जो फॉलीज थी और उनकी जो वीकनेसेस थी ना, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, सोशल हों, उन सबको इन वर्क्स के अंदर दिखाया जा रहा था। उसके बाद इन्होंने और भी हमें वर्क्स दिए थे, लेकिन सबसे मेनली जो इनका फेमस वर्क था वो गुलिवर्स ट्रैवल था। इसके अलावा इनका एक वर्क था जर्नल टू स्टेला, इन्होंने अपने लव के लिए लिखा था वो, और उसमें उन्होंने ना अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन दी थी, इनकी जो एक रियल इनर सॉफ्टवेयर सेल्फ है। मतलब ऊपर से भले ही जितने सैड और जितने सख्त लगते थे, इन्होंने उस वर्क के अंदर अपनी एक रियल इनर सेल्फ को दिखाया था। इसके बाद जो नाम हमारे पास आते हैं वो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। अब ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों कोलैबोरेशन में लिखा करते थे। ये ना खुद को मतलब ये पायनियर्स थे प्रोडिकल ऐसे के। प्रोडिकल ऐसे क्या होता है? इस तरह का ऐसे जो कि शॉर्ट सीरीज़ में करके पब्लिश किया जाए किसी मैगज़ीन, जर्नल या फिर ना किसी न्यूज़पेपर में। अब ये ख़ुद को मॉरलिस्ट कहते थे और इनका जो पर्पस था वो एजुकेशनल और मॉरल था। ये इस पर्पस के लिए ना बहुत ही लाइट हार्टेड और बहुत अट्रैक्टिव गुड ह्यूमर्ड मैनर में लिखा करते थे। बेसिकली क्या करते थे, अपने वर्क्स के अंदर ना ह्यूमर के साथ ये लोग क्रिटिसाइज करते थे उस टाइम के लोगों के अंदर जो फॉलीज थी और वीकनेसेस। लोग उनको पढ़ते थे, अपनी खुद की फॉलीज पे और अपनी वीकनेसेस पे हंसते थे और फिर टाइम के साथ साथ लोगों ने उनको अपने अंदर से एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। तो ये खुद को बहुत ज़्यादा ना एडिसन और स्टील खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते थे सोसाइटी को रिफॉर्म करने में। अगर हम इन दोनों की पर्सनालिटीज़ देखें तो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ थी। एक बहुत बोल्ड थे, रिचर्ड स्टील काफ़ी बोल्ड थे, जोसेफ एडिसन थोड़े से ना शाय थे। लेकिन जोसेफ एडिसन ने जो कन्वर्सेशंस दी अपने एसेस के अंदर, मतलब जो भी उनकी कन्वर्सेशन होती थी उनको मास्टर ऑफ लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, ग्रेट मास्टर ऑफ लैंग्वेज। और ज़्यादा वर्क्स भी हमारे पास जोसेफ एडिसन ने ही प्रोड्यूस किए हैं। नो डाउट दोनों के वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट ज़्यादा जो वर्क्स दिए हैं वो एडिसन ने दिए हैं। लैंग्वेज ज़्यादा, वो बहुत ना सोफिस्टिकेटेड किस्म की लैंग्वेज यूज़ किया करते थे और फैशंस ऑफ लाइफ को बहुत हाईलाइट किया करते थे। एडिसन ने हम लोगों के पास 18 आर्टिकल्स भी लिखे हैं पैराडाइज लॉस्ट पे। अब इसी के साथ मेरा वीडियो एंड हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो, वैसे तो मैं बहुत लेट वीडियोस बनाती हूँ, बट आई विल ट्राई कि जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। द एज ऑफ जॉनसन एंड देन 18th सेंचुरी नॉवल और 18th सेंचुरी ड्रामा पे सेपरेट वीडियो बनेगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।